हेलो एवरीवन, केडूटेक में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2025। से जितने भी इम्पोर्टेंट डेली न्यूज बनेंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज की सुर्खियां हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। तो आइए इन्हें हम लोग विस्तार से जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी एंड ऑफ लाइफ व्हील्स उन सभी वाहनों को कहा जाता है जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि जिनका पंजीकरण वैध नहीं रह गया है या जिन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अनफिट घोषित कर दिया गया है या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इस नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। नियम किन वाहनों पर लागू होंगे तो इसे हम लोग जानते हैं। ये नियम वाहनों की टेस्टिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड ऑफ लाइफ व्हील्स की स्क्रैपिंग में शामिल वाहनों के निर्माता, पंजीकृत मालिक, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र जिसे हम RVSF और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन आदि पर लागू होंगे। किन पर लागू नहीं होंगे तो ये नियम निम्नलिखित पर नहीं लागू होंगे। पहला है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियों पर। दूसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर। अगला है खतरनाक और अन्य अपशिष्ट जिसके अंतर्गत प्रबंधन और सीमा पर आवागमन नियम 2016 के अंतर्गत शामिल, जैसे कि अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल पर। और अगला है ई अपशिष्ट नियम 2022 के अंतर्गत शामिल ई अपशिष्ट पर। तो सबसे पहले अब हम लोग वाहन निर्माता की जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। तो निर्माताओं को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की जवाबदेही पूरी करनी होगी। वे इसे निम्नलिखित तरीके से पूरा कर सकते हैं। खुद के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जारी EPR प्रमाण पत्र खरीदकर या किसी अन्य संस्था के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र से EPR प्रमाण पत्र खरीदकर। अगला क्या कह रहा है तो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र। तो यह क्या है तो यह प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के नाम से जारी किया जाता है। वाहनों के पंजीकृत मालिक और थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां। इन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हील्स को 180 दिनों के भीतर किसी भी निर्माता के किसी भी निर्धारित बिक्री आउटलेट या निर्धारित संग्रह केंद्र या RVSF में जमा करना होगा। अब इसका कार्यान्वयन का समिति क्या है तो इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति का उद्देश्य एंड ऑफ लाइफ व्हील्स नियमों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। आज की अगला सुर्खियां है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 2024 में 209 गीगावाट को पार कर गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 181 गीगावाट थी।
यह क्षमता दिसंबर 2024 में बढ़कर 209.44 गीगावाट हो गई है। इस तरह पिछले एक वर्ष में 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि साल 2023 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन के भारत के लक्ष्य की दिशा में मजबूत प्रगति दर्शाती है। क्षमता वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख नवीकरणीय स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा। भारत की कुल स्थापित क्षमता 2023 में लगभग 73 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2024 में लगभग 98 गीगावाट हो गई है। दूसरा है पवन ऊर्जा। इसकी स्थापित क्षमता 2023 की तुलना में 7.64% की वृद्धि के साथ लगभग 48 गीगावाट हो गई है। और अगला है बायो एनर्जी। भारत की स्थापित क्षमता 2023 में 10.84 गीगावाट थी, जो बढ़कर 2024 में 11.35 गीगावाट हो गई है। अब हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जानेंगे। तो जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहायक होता है। ये ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दोनों को कम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 2023 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा सुरक्षा। नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन होने से भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से कम कोयले का आयात करना पड़ेगा। इससे सतत विकास लक्ष्य जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में होने वाली वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि SDG 7, जलवायु कार्रवाई यानी कि SDG 13 जैसे कई अन्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगी। अब नवीकरणीय ऊर्जा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या है, तो आइए इन्हें जानते हैं। शुरुआत में उच्च लागत, जैसे कि सोलर पैनल, विंड टरबाइन, ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की स्थापना जैसी नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचनाओं के लिए शुरुआत में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़ी चिंताएं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापना से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं, जैसे कि वन्य जीव के प्रवास नष्ट हो सकते हैं। दूसरा, ट्रांसमिशन लाइन से टकराने या करंट लगने से कई प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है, जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हुआ था। अगला है प्रजातियों की दैनिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है आदि। अब है लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस को ध्यान रखकर स्थापित की गई ऊर्जा अवसंरचनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ एकीकृत करने में कठिनाइयां होती है। अगला है ग्रिड में निरंतर आपूर्ति की समस्याएं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव से ग्रिड में बिजली की निरंतर आपूर्ति बाधित होती है। आज के अगले सुर्खियों को देखते हैं। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2014 से 15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित और पुनः गठित किया गया था ताकि मत्स्य पालन,
पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एनएलएम परिचालन दिशा निर्देश 2.0 के मुख्य बिंदुओं पर हम एक नज़र डालते हैं। इसका उद्देश्य है कि यह एक अम्ब्रेला डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है उद्यमिता को बढ़ावा देना, दूसरा है प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मांस, दूध जैसे कि बकरी, ऊंट, गधा, भेड़ के मांस या दूध और अंडे और ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका उपघटक क्या है? तो पशुधन और कुक्कुट के नस्ल सुधार पर उप मिशन है। पशुधन आहार और चारा विकास पर उप मिशन है। अनुसंधान एवं विकास, पशुधन बीमा विस्तार और नवाचार पर उप मिशन। अब इसमें वित्त पोषण क्या है? तो निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक शामिल हैं। भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति कैसी है? तो भारत में विश्व की सर्वाधिक पशुधन आबादी मौजूद है। भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में पहले, अंडा उत्पादन में दूसरे तथा मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। कुल कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र के सरकर मूल्यवर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर 2014 से 15 में 24.38% था। यह 2022-23 में बढ़कर 30.23% हो गया। पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य पहलें क्या हैं? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, यह चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से देशी नस्लों के संरक्षण और नस्ल सुधार पर केंद्रित है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन स्वास्थ्य अवसंरचना निधि शुरू की गई है। तीसरा है गौचिप नामक एक जीनोमिक चिप और भैंसों के लिए महिष चिप लॉन्च की गई है। फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेलोसिस से निपटने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज के अगले सुर्खियों को देखते हैं। तो अगला सुर्खियां है ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हुई। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले देश का 34वां राज्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश सहित बन गया है। ABPMJ को ओडिशा में पहले से चलाई जा रही गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया जाएगा। ABPMJ के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। परिवार की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के 2 घटक हैं। ये हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो 2023 से पहले इस घटक का नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था। आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देते हैं। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। कार्यान्वयन एवं मंत्रालय इसका क्या है? तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सभी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के विजन को प्राप्त करना है। इसका टारगेट है, इसके तहत 12 करोड़ परिवारों यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है। वित्त पोषण का तरीका क्या है? तो इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारें निर्धारित अनुपात में व्यय
वहन करती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच व्यय का अनुपात इस प्रकार है, जैसे कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्यों जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र और राज्यों का अनुपात क्रमशः 90:10 है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं, वहां 100% व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। शेष सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्य द्वारा व्यय का अनुपात क्रमशः 60:40 है। योजना के तहत लाभ: सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है। ऐसे खर्चों में बीमारी की जांच और दवा की खरीद भी शामिल हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल करने को मंजूरी दी है। अब हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वर्तमान स्थिति को जानते हैं। तो इसे पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। यह योजना वर्तमान में भारत की लगभग 45% आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 8.19 करोड़ मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होकर इसका लाभ उठाया है। इसके तहत समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब 33% से अधिक कैंसर रोगी स्वास्थ्य देखभाल सेवा का लाभ उठा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार, आज के अगले सुर्खियों को देखते हैं। तो क्या है, एक अध्ययन के अनुसार भारतीय प्लेट पर दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां रेजिलिएंट रही। यह अध्ययन बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्था द्वारा किया गया है। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र डालते हैं। जलवायु संबंधी तनावों को सहने में उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों की उच्च क्षमता, दक्कन में घटित ज्वालामुखीय गतिविधियों का उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में पहुंची जहरीली ग्रीन हाउस गैसें के चलते ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। इस वजह से क्रेटेशियस पैलियोनिज युग में प्रजातियों की सामूहिक विलुप्ति हुई थी। गौरतलब है कि फेनरोजोइक इओन में 5 बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना हुई थी। इनमें से क्रेटेशियस पैलियोजीन सामूहिक विलुप्ति की सबसे हालिया घटना है। यह घटना क्रीटेशियस काल के अंत और टर्शियरी काल की शुरुआत में घटित हुई थी। इस घटना की वजह से डायनासोर सहित कई स्थलीय जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। इस अध्ययन की प्रासंगिकता है कि अध्ययन में कहा गया है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नुकसान न पहुंचाया जाए तो वे अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में शीघ्र ही फिर से बहाल हो सकते हैं। दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले घटित हुई ज्वालामुखीय विस्फोट की एक प्रमुख घटना थी। यह क्रेटेशियस पैलियोनीज काल से पहले और उसके बाद भी कई लाखों वर्षों तक जारी रही थी। दक्कन ट्रैप के बारे में हम लोग जानते हैं।
तो दक्कन की घटित ज्वालामुखीय गतिविधियों ने पृथ्वी पर सबसे लंबी लावा प्रवाह श्रृंखला बनाई जो बेसाल्ट लावा से बनी थी। यह लावा प्रवाह 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला था। ये जितना भी ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसी में क्या हुआ था, तो दक्कन ट्रैप प्रोविंस। यह घटना उस समय घटित हुई जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए रियूनियस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी थी। यह हॉटस्पॉट अब रियूनियन द्वीप के रूप में मौजूद हैं। यह हॉटस्पॉट आज भी सक्रिय है और इसमें हालिया उद्गार 2007 में हुआ था। यह पश्चिम मध्य भारतीय महाद्वीप के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बेसाल्ट के अपक्षय के कारण काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। आज के अन्य सुर्खियों को देखते हैं। तो कैर्च जल डमरू मध्य। रूस ने कैर्च जल डमरू मध्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया। जल डमरू मध्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो यह अंतर्देशीय आजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। यह रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप को कास्मोडोर क्षेत्र से अलग करता है। इसका महत्व है, यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है। अगला सुर्खियां हैं रिंग ऑफ फायर। तो दक्षिण पश्चिम जापान में 6.9 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप आया। रिंग ऑफ फायर यानी कि परिप्रशांत मेखला के बारे में हम लोग जानते हैं। यह महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार में फैले हुए ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण स्थलों की एक श्रृंखला है। इनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स के चलते हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रशांत प्लेट जुआन डी फूका, कोकोर्स, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नाजका प्लेट और उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेटों सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों का मिलन बिंदु मौजूद है। प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच का रिंग फायर क्षेत्र अपवाद स्वरूप ट्रांसफर फॉल्ट बाउंड्री है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास से खिसकती है तो इसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री पर भूपट्टी में लगातार तनाव बनने और उसके रिलीज होने से बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। अगला सुर्खियां है परमाणु ऊर्जा आयोग। तो केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका स्थापना इसे सबसे पहले अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बाद में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। इसका कार्य क्या रहेगा, तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए नीतियां बनाना। अगला सुर्खी है दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और आईआईटी मंडी ने टीटीडीएफ योजना के तहत डायनेमिक स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर हेतु सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है। विकास नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसे 2022 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने लॉन्च किया था। यूएसओएफ भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत एक संस्था है। इस निधि से भारतीय स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। इस तरह यह निधि दूरसंचार उत्पादों और सॉल्यूशन के डिजाइन जैसे कि विकास और व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसका उद्देश्य है वहनीय ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे पूरे भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलेगा। अगला सुर्खिया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2। हाल ही में DRDO ने बताया है कि ATGM नाग जो MK2 के फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। ATGM नाग MK2 के बारे में हम लोग जानते हैं। यह स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसमें फायर एंड फॉरगेट की एडवांस तकनीक और उपयोग किया गया है। इससे ऑपरेटर लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर सकते हैं और जटिल युद्ध क्षेत्र में भी सटीकता से हमला कर सकते हैं। यह एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्म्स से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। गाइडेड सिस्टम इसका क्या है, तो यह IIR यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के माध्यम से पैसिव होमिंग में सक्षम है। IIR सीकर एक ऐसा सिस्टम है जो इंफ्रारेड का उपयोग करके टारगेट को पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है। पैसिव होमिंग गाइडेड एक ऐसी प्रणाली है जो टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन का उपयोग करके मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाती है। पैसिव होमिंग प्रणालियां न तो ऊर्जा उत्सर्जित करती है और न ही किसी बाहरी स्रोत से कमांड प्राप्त करती है। इसका मारक क्षमता है 500 मीटर से 4000 मीटर तक। इसका संचालन दिन और रात दोनों में कर सकते हैं। अगला सुर्खिया है पिंक फायर रिटार्डेट यानी कि फॉस्चेक। हाल ही में लॉस एंजल्स के पास लगी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने पिंक फायर रिटार्डेट अग्निरोधी का उपयोग किया। पिंक फायर रिटार्डेट यानी के बारे में हम लोग जानते हैं। फायर रिटार्डेट वास्तव में रसायनों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। पैरीमीटर सॉल्यूशन कंपनी द्वारा विकसित इस फायर रिटार्डेट का दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्चेक में अधिकांशतया अमोनियम फास्फेट घोल होता है। आमतौर पर यह अमोनियम पॉलीफास्फेट जैसे लवणों से बना होता है। यह जल के समान ही आसानी से वाष्पित नहीं होता है और लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। इसे गुलाबी रंग का बनाया जाता है ताकि आगजनी वाले स्थान पर अग्निशामकों को रसायन का छिड़काव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसकी मुख्य चिंताएं हैं कि फायर रिटार्डेंट का छिड़काव विमानों से किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग महंगा साबित होता है। साथ ही यह अधिक कारगर भी नहीं होता है। आसपास की नदियों और झरनों में प्रदूषण फैलने का खतरा रहता है रिटार्डेंट से। अगला सुर्खियां है जेडमोर सुरंग, सोनमर्ग सुरंग। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में गादरबल से सोनमर्ग क्षेत्र में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोर सुरंग के बारे में हम लोग जानते हैं।
इस सुरंग के निर्माण की शुरुआत 2015 में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा की गई थी। बाद में इसके निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने ली। APCO इंफ्राटेक फर्म ने इस परियोजना को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। यह सुरंग 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। इसमें आपात स्थिति के लिए 7.5 मीटर चौड़ा समानांतर बचाव मार्ग भी बनाया गया है। सोनमर्ग सुरंग परियोजना कुल 12 किलोमीटर की है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग जो जेडमोर्ग एक निकास सुरंग और अप्रोच मार्ग में शामिल है। इसका महत्व होगा कि यह श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसमों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इससे श्रीनगर से आगे लेह तक सभी मौसमों में यात्राएं किए जा सकेगा। यह लद्दाख क्षेत्र तक सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी। इससे शीतकालीन पर्यटक और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए सोनमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बढ़ेगा। अगला सुर्खिया है कुंभ मेला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ या पुनः कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ के बारे में हम लोग जानते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह एक प्रकार का तीर्थ यात्रा है। यह 12 वर्षों के दौरान 4 बार आयोजित होती है। भारत में कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित 4 तीर्थ स्थानों पर बारी बारी होता है। पहला है हरिद्वार जो उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर होता है। दूसरा है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर होता है। तीसरा है नासिक जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर होता है। और चौथा है प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। सरस्वती अदृश्य नदी है जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्यों में मिलता है। महाकुंभ मेला का अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है तो कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। चीनी यात्री हेन सांग ने सबसे पहले अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया था। ध्यातव्य है कि हेन सांग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आया था। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले को इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। सुर्खियों में रहे आज के जो स्थल हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अंगोला जिसकी राजधानी क्या है लुआंडा। अंगोला में हैजा फैलने के करीब 18 लोगों की मौत हो गई। भौगोलिक अवस्थिति इसका कहाँ पर है तो यह क्षेत्र यह देश है ना दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये मैप में दर्शाया गया है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो अंगोला की सीमाएं उत्तर पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कांगो है और उत्तर पूर्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा दक्षिण पूर्व में जाम्बिया से लगती है। इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है तो प्रमुख नदियां यहाँ के क्या कौन कौन से हैं तो कुआंगो और कुआंजा। और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो माउंट मोको। तो यह सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।